नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार जो पूरे राष्ट्र को रूल कर रही है और क्षेत्रीय सरकार क्या है, जो बहुत सारी हो सकती है एक राष्ट्र के अंतर्गत। तो इन दोनों के बीच में जो आपसी रिलेशन है, जैसा ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, उसके आधार पर व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक तो क्या होती है, एकल, और एक व्यवस्था होती है संघीय। तो केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में जो रिलेशनशिप मैनेज हो रही है, जिस तरीके के संबंध आपस में वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसके आधार पर क्या है, सरकार को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम। कौन सी? एक तो एकल सरकार होती है और एक होती है संघीय सरकार। ठीक है, एकल सरकार में क्या होता है, एकल सरकार में केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों एक ही लेजिस्लेशन फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ही तरीके की बस क्या रहती है, जो क्षेत्रीय सरकार है वो क्या होती है, केंद्रीय सरकार का एक एक्सटेंशन जैसा होती है, जो उसके आदेश हैं वो उन्हें फॉलो कर रही होती है, उन्हें रूल आउट कर रही होती है। मतलब उसके पास अपने कोई विशेषाधिकार नहीं होती। गवर्नेंस कहाँ से चल रही होती है, एक ही पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन से। ठीक है, तो वो हो गई तब एकल सरकार। संघीय सरकार में क्या होता है, दो व्यवस्थाएं होती हैं। संविधान होता है, तो संविधान क्या करता है कि राज्य की सरकार या क्षेत्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में शक्तियों को विभाजित करता है और उनके क्षेत्रों को अलग अलग करता है, जिसमें वो अपने हिसाब से काम कर सकती हैं। तो ये फॉर्मेशन कहलाती है संघीय सरकार, जिसमें हैं तो दोनों एक ही जगह में, लेकिन क्या है, दोनों के बीच में शक्तियों का और कार्यों को विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। तब वो क्या होती है व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब जो संघ है, जो संघ बना हुआ है, संघ कैसे बना है, बहुत सारे राज्यों के मिलने से एक केंद्र बन गया, संघ बन गया। तो इस संघ की फॉर्मेशन क्या है, संघ की फॉर्मेशन के आधार पर संघ दो प्रकार के होते हैं। कैसा? एक तो संघ बनता है किससे, अब ये संघ देख रहे हैं, एक तो बनता है एकीकरण से, दूसरा बनता है विभेदीकरण से। ठीक है, एकीकरण से कैसे? जब कोई मान लो कुछ राज्य हैं जो कमजोर हैं आपस में, उनकी सैन्य ताकत उसमें नहीं है, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, तो वो सारे एक साथ आएंगे और कहेंगे कि हम एक ज़्यादा मजबूत, जो सैन्य प्रशासन में, ज्यादा रूप से, आर्थिक रूप से, इस तरीके से मिलके हम एक यूनिलेट वो बना लेते हैं, एक एकीकरण करके एक एकीकृत संघ का निर्माण कर लेते हैं। तो ये संघ का निर्माण कैसे हुआ है? राज्यों के बीच में आपसी सहमति और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो वो क्या होता है, एकीकरण। इस तरीके के संघ का निर्माण का उदाहरण है अपने पास अमेरिका, जो सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था 1787 में। 1787 में अमेरिका जो एकीकरण से बनने वाला संघ था, जिसमें अब वर्तमान में 50 स्टेट हैं जिन्होंने आपसी सहमति के साथ क्या हुआ था, इस संघ का निर्माण किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद है विभेदीकरण। विभेदीकरण में क्या है, जब राज्य केंद्र इतना बड़ा हो जाए कि उसकी व्यवस्था और संचालन के उद्देश्य के लिए उसको क्या है, खुद से ही बाइफरकेट किया जाए और टुकड़ों में तोड़ दिया जाए प्रशासनिक सुविधा के लिए, तब उसे क्या कहते हैं, विभेदीकरण के आधार पर। तो इस आधार का अपने पास उदाहरण है कनाडा, जो कब बना, 1867 में कनाडा बना विभेदीकरण के आधार। अब कहेंगे कि अपने इंडिया में कौन सी व्यवस्था है, कि वो एकीकरण से बना संघ है या विभेदीकरण से बना संघ है। तो इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया के संघ का निर्माण ना दो सुविधाओं की दृष्टि से किया गया है। कौन कौन सी? तो उस अप्रोच को समझना आप कि वो विभेदीकरण की है कि एकीकरण की है। उस समय कहा गया कि भारतीय जो संघ का निर्माण हो रहा है वो किन दो आधारों पर किया गया, कि एक तो देश बहुत बड़ा है और भाषाई और सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं बहुत अधिक है। मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके से विभेदीकरण से बना संघ था। कैसे? अब विभेदीकरण कैसे कह रहा हूं मैं, तो इसमें क्या कहा, बृहदाकार। हमने देखा था विभेदीकरण में क्या हो रहा था कि
जो डाइवर्सिफिकेशन है उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो खुद से ही डिवाइड होता है। तो भारत भी इसी तरीके से खुद की डाइवर्सिफिकेशन को मैनेज करने के लिए, जैसे कि कौन से सामाजिक सांस्कृतिक विविधता थी बहुत सारी और देश बहुत बड़ा था, उसे मैनेज करने के लिए उसे टुकड़ों में डिवाइड किया गया। तो क्या हुआ, भारत भी विभेदीकरण से, जिस तरीके से कनाडा का निर्माण हुआ है उसी तरीके से विभेदीकरण के प्रोसेस से बनाए हुए संघ के रूप में सामने आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं है कि कहीं भी लिखा हो कि भारतीय संघ। तो संघ शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। ठीक, हाँ, और ये ध्यान रखना, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ इसके सारे नोट्स क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो संघ शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। ठीक है, केवल आर्टिकल 1 का क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो वो क्या कह रहा है, वो संघ नहीं कह रहा कि भारत एक संघ है, वो कह रहा है राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ से क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया था और उन्होंने कहा था कि राज्यों के संघ से मतलब ये है कि हमारे स्टेट का निर्माण, जो राज्य बना है भारत, उसका निर्माण क्या है कि अमेरिका की तरह राज्यों के बीच आपसी समझौते से नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो सकें। इसीलिए क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ना कि भारत एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य होता तब क्या होता, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना होता और उन्हें अलग होने के अधिकार होते। लेकिन अब क्या है, राज्यों का संघ है, मतलब कि इसे गट्ठर कहने की जगह से उन्होंने कह दिया लकड़ियों का गट्ठर है, कि ऑलरेडी लकड़ियां एग्जिस्ट हैं और ये गट्ठर बन गया। ठीक है, अब लकड़ियों को कोई आज़ादी नहीं है। जैसे लकड़ियों का कहते कि ये एक गट्ठर है, तो मतलब क्या होता कि गट्ठर है, हम तब सोचते कि इसमें लकड़ियां हैं तो उनके अलग अलग होने की क्षमताएं भी होंगी। लेकिन यहाँ पहले से ही डिसाइड कर दिया, प्री डिसाइडेड फॉर्मेट में कह दिया क्या कि भारत ये एक लकड़ियों का गट्ठर है, मतलब अब लकड़ियों की स्थिति फिक्स कर दी गई। तो वैसे ही राज्यों का संघ है, अब राज्यों की स्थिति फिक्स है, वो राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो ये जो संघ का निर्माण हुआ है वो उनकी सहमति या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का परिणाम नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और भारत का जो राज्य संघ है वो किसकी अप्रोच के साथ बना हुआ है, वो कनाडाई अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करता है, क्योंकि वो एकात्मकता को और सशक्त केंद्र की स्थापना करता है। अब हम ये तो देख चुके हैं कि भारत क्या है, भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ क्यों कहा गया है ये BR अम्बेडकर जी ने क्लियर कर दिया था। ठीक है, और ये हमारा जो संघीय फॉर्मेशन है वो किससे ज़्यादा क्लोज है, कनाडाई संघ से ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या संविधान के अंतर्गत संघीय विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या क्या संघीय विशेषताएं। तो सबसे पहली है कि द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति क्या होती है, से मतलब क्या है कि भारतीय संविधान ने क्या किया गया है, क्षेत्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों को शक्तियों का विभाजन किया, दोनों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने के पूर्ण अधिकार दिए हैं। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं हम, द्वैध राज पद्धति है। तो ये संघीय व्यवस्था है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में यही रहता है कि संविधान दो सरकारों की स्थापना करता है जो कि क्या कर सकती है, पैरेलल काम कर सकती है, समांतर रूप से। अब आता है एक लिखित संविधान। तो ये पहली प्राथमिक और महती आवश्यकता होती है किसी भी संघीय व्यवस्था की, क्योंकि संघीय व्यवस्था में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होने की, आपस में लड़ाई होने की, किसके बीच में, संघ और राज्यों के, संघ के बीच में मतलब केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होने की संभावना तो रहेंगी, क्योंकि जब दो लोग होंगे तो आपस में लड़ने की संभावनाएं होंगी, दोनों को अधिकार होंगे, दोनों को काम करने का एक ही फील्ड होगा, तो टकराने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, उनके कामों को बहुत तरीके से व्यवस्थित तरीके से उनका विभाजित करना और आपस में बांटना, ये किससे संबंधित होता है, एक लिखित संविधान से। ठीक है, ताकि कोई भी उसे वायलेट ना कर सके, ओवरराइड ना कर सके या उसकी सीमा का उल्लंघन ना कर सके। इसीलिए एक लिखित संविधान क्या होता है, संघीय विशेषता का मूल होता है।
इसके बाद आया शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन जैसा कि हम ऊपर देख रहे थे कि द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, तो ये सब काय के लिए, ये सब है शक्तियों के विभाजन के लिए कि उनमें क्या करना है, केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच में शक्तियों को विभाजित करना है। उसी के लिए तो द्वैध राज्य पद्धति थी, उसी के लिए लिखित संविधान बनाया कि इनकी आपस में डिवाइड किया जाए। तो इसके लिए भारतीय संविधान ने क्या किया है, शक्तियों का विभाजन, तो इन्होंने बनाई है केंद्रीय सूची बनाई है, राज्य सूची बनाई है, और एक कॉमन गोल्स जिन पर दोनों सरकारें काम कर सकेंगी वो बनाई है एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ये बनाई गई है किसके लिए, शक्तियों का विभाजन करने के लिए संविधान द्वारा। इसके बाद चौथा आता है संविधान की सर्वोच्चता। तो जब कोई भी दो राज पद्धतियां, मतलब द्वैध राज होगा, दो चीजें राज कर रही होंगी, तो ये जरूरी होगा कि उनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन कर रही है वो कौन सी, किससे शक्तियों का विभाजन हो रहा है, संविधान द्वारा। तो संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि संविधान की सर्वोच्चता नहीं रहेगी तो क्या करेगा, केंद्र सारी शक्तियां हड़प सकता है, ये हमेशा चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की जाए। संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई कि एक बहुत सशक्त एक न्यायपालिका की स्थापना की गई, ताकि वो क्या है, संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित कर सके, और जब भी केंद्र सरकार से ओवरराइड करने की कोशिश करे तब वो चेक और बैलेंस बनाए, या केंद्र और राज्यों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो कहाँ जाए, उस न्यायपालिका के पास जाए। तो सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित हो सके। इसके बाद हम देखेंगे कठोर संविधान। कठोर संविधान से क्या मतलब आशय है, जो भी संघीय व्यवस्थाएं हैं हमारे संविधान के अंतर्गत उन्हें चेंज करने के लिए क्या है, कठोर संविधान संशोधन प्रक्रिया है। कैसे कठोर है वो, क्योंकि उसमें संसद के 2/3 बहुमत के अलावा उसमें क्या लगता है, आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, इसीलिए वो संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोरतम संविधान प्रक्रिया हो जाती है, और एक संघीय संविधान के लिए ये जरूरी होता है। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका हमने जैसा देखा कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करनी है तो हमें एक स्वतंत्र और सक्षम न्यायपालिका की स्थापना करनी पड़ेगी, ताकि वो क्या है कि वो केंद्रीय और राज्य सरकार के आपसी मनमुटावों और झगड़ों को देख सके, या जो भी उससे अतिरिक्त शक्तियां गेन करने की कोशिश करे उसे चेक एंड बैलेंस कर सके। अब ऐसी न्यायपालिका को स्वतंत्र करने के लिए प्रावधान कहाँ पे सेटल किए, तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रावधान कहाँ पे, जैसे कि उनकी नियुक्ति के, किसके, न्यायाधीशों की नियुक्ति के, पद मुक्ति के, उन पे महाभियोग वगैरह सारे प्रावधान कहाँ सेटल किए गए, संविधान में लिखे गए, ताकि एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हो सके। इसके बाद आती है द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका में क्या आशय है कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में तो क्या होता है, आम जनता का बहुमत होता है, क्योंकि आम जनता इन्हें डायरेक्ट इलेक्ट करती है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए या वहां की लेजिस्लेशन में राज्यों का पार्टिसिपेशन निर्धारित करने के लिए राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। और ये राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कहाँ होता है, विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। इस तरीके से क्या होता है कि केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है राज्यसभा द्वारा। इसीलिए संघीय व्यवस्था में द्विसदनात्मकता उसकी महती विशेषता होती है। अब ये तो सारी चीजें हमने देख ली, कौन सी, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, तो इसमें क्या क्या संघीय विशेषताएं, लेकिन अब देखेंगे कि कौन कौन सी उसमें एकात्मकता और सशक्त केंद्र बनाने की विशेषताएं निर्धारित हैं या उसमें इंक्लूड हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अब संविधान की एकात्मक विशेषताएं देखें तो सबसे पहले क्या है, सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र ऐसे है क्योंकि शक्तियों का सारा विभाजन है वो किसके पक्ष में है, केंद्र के पक्ष में है, क्योंकि वो केंद्र की सूची पर तो कानून बना ही सकता है। इसके साथ क्या कर सकता है, वो समवर्ती सूची में भी उसी का कानून लागू होगा।
अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो इस तरीके से क्या है कि एक ऐसे राज्य का निर्माण होता है जिसमें सारा झुकाव किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है। राज्यों को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सेकंड, राज्य अनस्वर नहीं है, राज्यों को अधिकार नहीं है। लेकिन राज्य भौगोलिक एकता भी स्थापित नहीं। अगर केंद्र को लगा कि हमें ऐसे डिवाइड करना है तो चाहे तो केंद्र उन्हें क्या करता है सकता है, विभाजित कर सकता है। वो भी कैसे, साधारण बहुमत से ऐसा किया जा सकता है। नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, जैसा कि हमें पढ़ा था आर्टिकल 3 में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि राज्य सुरक्षित नहीं है, राज्य अनश्वर नहीं है, राज्य नासवान है, उन्हें कितना भी चेंज कर सकता है केंद्र। ठीक है, इस तरीके से ये एकल संविधान की तरफ ले जाता है। एकात्मकता की विशेषताएं हैं। इसके बाद है एकल संविधान। जो संघीय व्यवस्थाएं हैं, जो जहां पर एडॉप्ट की गई है, वहां पर किया गया है कि वहां पर राज्यों को स्वतंत्रता होती है कि राज्य अपने अपने संविधान भी बना लें। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही संविधान है, उसी से केंद्र और राज्य दोनों चलते हैं। इसीलिए क्या है, ये एकात्मकता की विशेषता है। उसके बाद चौथा है संविधान का लचीलापन। हम देखते हैं कि संविधान की ज्यादातर जो भी सुधार हैं, जो भी संशोधन होने हैं, वो क्या होती हैं, या तो संसद के सामान्य बहुमत से हो जाती हैं या संसद के 2/3 बहुमत से हो जाती हैं। बहुत कम, रेयर ऑफ रेयरेस्ट बोले तो बहुत रेयर जो संघीय व्यवस्था से संबंधित कुछ एक जो प्रावधान है, बस उन्हें ही संशोधित करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, राज्यों की सहमति लेनी पड़ रही है। और मोर देन इनफ, मतलब 80% से लगभग अधिक जो संविधान संशोधन है वो केवल संसद द्वारा ही कर लिए जाते हैं। इसीलिए क्या है कि ये सारा फेवर जो संशोधन का मामला है वो किसमें है, केंद्र की तरफ है। इसीलिए ये एकात्मकता की विशेषता है। पांचवा है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। जैसा कि हमने देखा था कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्यों रखा गया है, ताकि केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। लेकिन यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, क्या व्यवस्था रखी गई है, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वहां पे वो असमान है। हम देखते हैं यूएसए में, तो वहां पे जो उच्च सदन है उनका, उनमें सारे 50 राज्यों से सिर्फ 2-2 प्रतिनिधि आते हैं और सभी राज्यों को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ इंडिया में क्या है कि राज्यों को भी उनकी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में सीटें दी गई हैं। ठीक है, इसीलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व जो राज्यसभा में समान होना चाहिए था वो समान न रह के क्या है, असमान है और उनकी जनसंख्या के अनुरूप है। आपातकालीन उपबंध एक ऐसी व्यवस्था है भारतीय संविधान में जो क्या करती है, बगैर किसी संविधान संशोधन के या बगैर किसी व्यवस्था परिवर्तन के किसी भी आपात स्थिति में क्या कर देती है, संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये सारा किसके फेवर में चला जाता है, जो भी उस समय जो भी विधायी प्रक्रिया हैं और कार्यकारी प्रक्रिया सारी किसके अधीन हो जाती हैं, संसद के अधीन चली जाती हैं। एकल नागरिकता है, तो जैसे कि एकल नागरिकता है मतलब एक ही प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी, वो भी किसकी, संघ की, राज्यों की अलग नहीं होगी। तो राज्य अपने लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो भी चलाते हैं तो व्यक्ति को उनसे लाभ उतना सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग एक ही नागरिकता को फॉलो कर रहे होते हैं। इसके बाद है एकीकृत न्यायपालिका। जैसे यूएसए में देखें तो वहाँ स्टेट लेजिस्लेशन के लिए और सेंट्रल लेजिस्लेशन के लिए फॉलो कराने के लिए अलग न्यायपालिका है, जबकि इंडिया में क्या है, इकहरी न्यायपालिका है, वही केंद्र के नियमों को फॉलो कराती है, वही राज्य के नियमों को फॉलो कराती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या करती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, चेक, इनका सारे प्रावधान, इनका चयन कौन करता है, केंद्र करता है। इनकी ट्रेनिंग कौन करता है, वो करता है। इनके सेवा संबंधी मुद्दों को सॉर्ट आउट कौन करता है, केंद्र करता है। लेकिन ये सेवाएं कहाँ दे रहे होते हैं, राज्य में होती है। तो ये किसके प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होंगे। इसीलिए जो अखिल भारतीय सेवाएं वो क्या, एकात्मकता की ओर झुकाव को दर्शाती हैं। एकीकृत लेखा एवं जांच मशीनरी, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, सीएजी, वही सारे राज्यों की लेखाओं, निगमों वगैरह की लेखाओं को जांच करते हैं। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, तो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। इसमें क्या होता है, या तो कोई क्या करे, राज्यसभा कोई सहमति प्रदान कर दे तो केंद्र उस पर शासन क्या करती है, लॉ बना देती है। या फिर आपात स्थिति हो, उस समय केंद्र उन पर नियम बना सकता है। इस तरीके से क्या है, बहुत सारी गुंजाइशें हैं जिनमें क्या कर सकता है, केंद्र राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है और राज्यपालों को क्या करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब ये राज्यपालों की संवैधानिक व्यवस्था में
अपने व्यक्ति को इंडक्ट करता है और उसके थ्रू से कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी है, ठीक है। तो किसके द्वारा निर्वाचन होता है? एक ही मशीनरी होती है, भारत का निर्वाचन आयोग होता है जो विधानसभा के भी निर्वाचन कराता है, वही लोकसभा की करवाता है, केंद्र के भी और राज्य के भी। आपात स्थिति में या फिर राज्यपालों द्वारा क्या किया जाता है, जो कोई विशेष बहुमत लाए जाते हैं और विशेष जो विधेयक लाए जाते हैं उन्हें वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को अनुसूचित करने की शक्तियां होती हैं। इस तरीके से क्या है, राज्य के विधायन में वो अड़ंगा डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं जो यहाँ पे दी गई हैं वो राज्य की एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जबकि इससे पहले हमने देखी थी वो क्या थी, संघात्मक प्रवृत्ति को दर्शा रही थी। इस तरीके से भारतीय संविधान ये है कि वह एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, जिसमें एकात्मकता के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें क्या है, संघात्मक व्यवस्था भी फॉलो होती है, ठीक है। वो किसी एक ही तरफ पूरा टिल्ट उसका झुकाव नहीं है कि वो एक तरफ एकात्मक हो या फिर पूरी तरीके से संघात्मक हो। ऐसा ना करके उन्होंने बीच में समायोजन बिठाने की कोशिश की कि जब आवश्यकता हो तब वो एकात्मक हो जाए और राज्यों को प्रशासन करने का, अपने क्षेत्र में करने का वो सारे अधिकार दिए जाएं, किंतु उन पर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था हमेशा बनी रहे। ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था पूरी हो गई है। अब हम आगे देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं सेकंड वीडियो में।